नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विद रजनी में। दोस्तों, हम लोग लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एनसीएफ का से रिलेटेड हम लोग धाराओं को पढ़ रहे थे। हमने लगभग 23 धाराओं को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट धाराओं को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हमने जहाँ तक पढ़ा था वो था हमारा धारा 23, और आज हम लोग 24 से स्टार्ट करेंगे। 24 धारा क्या कहता है कि शिक्षकों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के बारे में। जैसे कि नियमित विद्यालय आना शिक्षकों का कर्तव्य है। पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना, कक्षा में प्रजातांत्रिक भूमिका का निर्वाह करना, यानी प्रजातांत्रिक यानी लोकतंत्र, जहाँ पर सबकी बातों की सुनवाई हो। माता पिता और अभिभावक संबंध स्थापित करना, यानी पीटीएम में जो संबंध स्थापित जहाँ पीटीएम के माध्यम से बच्चे, माता पिता और टीचर्स एक दूसरे से रूबरू होते हैं। पढ़ाने का स्तर रुचि बालकों के अधीन बनाना, यानी कि वैसे पढ़ाई का स्तर वैसा होना चाहिए जो बालकों को उसमें रुचि उत्पन्न हो। सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, और समय समय पर सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर टीचर का भाग लेना अत्यंत आवश्यक होता है। और साथ ही साथ प्रति सप्ताह 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाना, यानी कि एक टीचर को वीक में कितने घंटे कार्य करने हैं, तो 45 घंटे शिक्षण कार्य करना है। ठीक है। अब धारा 25 के बारे में देखते हैं। धारा 25 के बारे में रेशियो बताया गया छात्र और शिक्षक अनुपात का, कि अगर क्लास में कितने छात्र के ऊपर कितने शिक्षक का होना आवश्यक है। अगर क्लास में 30 छात्र हैं तो 1 शिक्षक का होना, 60 छात्र हैं तो 2 शिक्षक का होना, 90 छात्र हैं तो 3 शिक्षक का होना, और 120 छात्र हैं तो 4 शिक्षक का होना, और 150 है तो 5 शिक्षक का होना, साथ ही साथ 1 प्रधानाध्यापक का भी होना। ठीक है। तो ये जो अनुपात है, जिसे हम 40:1 भी कह सकते हैं। और ये जो अनुपात है, इस अनुपात को आप अच्छे से ध्यान कर लेना कि किसके ऊपर कितने छात्र के ऊपर कितने शिक्षक का होना अति आवश्यक है। 1 से 5वीं तक के शिक्षक के कार्य, कुल कार्य दिवस 200 दिन, यानी एक वर्ष में 200 दिन कार्य करना है 1 to 5 के टीचर्स को। कुल कार्य घंटे 800 घंटे। ओके। एक दिन में कितने कितने हैं, तो 45, आई थिंक 45 घंटे है ना, 45 घंटे। और जो हमारा ये 105वीं शिक्षक के कार्य के अनुसार कुल जो कार्य हैं ये लगभग एक साल में 200 दिन कार्य करने हैं एक वर्ष में, और कुल जो घंटे हैं वो है 800 घंटे, और प्रति सप्ताह कार्य जो है 45 घंटा है। ठीक है। और अनुपात कितने होना चाहिए, तो 30:1 है, यानी छात्र 30 और शिक्षक 1। और 6 से 8वीं तक के शिक्षक का कार्य कितना है, तो कुल कार्य जो आपको एक वर्ष में जितने दिन पढ़ाना है वो है 220 दिन, और कुल कार्य घंटे 1000 घंटे हैं। ठीक है। और प्रति सप्ताह कार्य घंटे 45 हैं। ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कार्य का घंटा सेम है 45 घंटा, और जो एक साल में कितने दिन पढ़ाना है तो उसमें अंतर है, और कुल एक साल में कितने घंटे पढ़ाना है उसमें अंतर है। तो चलिए दोस्तों, धारा आपसे 26 पढ़ते हैं। विद्यालय के कुल शिक्षक पदों में से केवल 10% पद ही रिक्त रखे जा सकते हैं, यानी कि जो विद्यालय के कुल शिक्षक पद होते हैं उसमें से केवल 10% पद ही रिक्त रह सकता है, बाकी पदों पर शिक्षक का होना अति आवश्यक है। धारा 27 के अंतर्गत चुनाव कार्य, आपदा प्रबंधन कार्य, जनगणना कार्य, शिक्षक को महत्वपूर्ण कार्य जिसमें जनगणना, चुनाव संबंधी कार्य, आपदा प्रबंधन कार्यों के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। यानी कि ये 3 जो कार्य इम्पॉर्टेंट है जिसमें टीचर की भागीदारी निश्चित है, और इसे जब भी गवर्नमेंट अगर इस कार्य के लिए बोलेगी तो उसे वो कार्य करना पड़ेगा। धारा 28 निजी ट्यूशन या शिक्षण पर प्रतिबंध का प्रावधान, जो भी गवर्नमेंट के टीचर हैं वो शिक्षक हैं वो निजी ट्यूशन नहीं लेंगे। यह मतलब प्रावधान है इस सूची में। ठीक है। तो इसके अंतर्गत अध्याय 5
प्रारंभिक शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी प्रारंभिक शिक्षा 1 to 5 का जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। धारा 29 में है सभी विद्यालयों में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए, यानी कि सभी विद्यालयों में सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी कि हर दिन हर समय उसका मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समुचित सरकार द्वारा अनुसूचित किया जाएगा, जिसे केंद्र स्तर पर NCERT मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1961। ठीक है। NCERT नई दिल्ली, इसका मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली। स्थापना कब हुआ है तो 1961 में है। 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसका, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। ये जो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर है, इसका जो कार्यालय का जो निर्माण हुआ था 1961 में ही हुआ था, जब इस NCERT की स्थापना हुई थी, और शिलोंग में 1995 में। जबकि राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण, निर्धारण एवं वितरण, संकलन सभी कार्य SIERT के माध्यम से होता है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है तो 1978 में इसका मुख्यालय की स्थापना की गई, जो उदयपुर में है। राज्य की सर्वोच्च शैक्षिक अभिकरण है। धारा 30, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देना होगा और न ही किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा जैसे 1 to 5 होता है, वो आपको उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, नहीं किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। नोट 5 और 8वीं बोर्ड परीक्षाएं वैकल्पिक है, यानी कि ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण। धारा 31 में है विद्यालयों में निरीक्षण। धारा 32 में है शिकायतों का निवारण एवं बाल संरक्षण आयोग में अपील। धारा 33 में है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, और इसके सदस्य हैं राज्य, इसका क्या है धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, जिसके अंतर्गत कुल सदस्य 15 है। कार्यकाल 3 वर्ष का है। मुखिया या अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में जो है वो है रमेश पोखरियाल निशंक, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री या फिर कौन है तो रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है। इसके मुखिया या अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? इसके मुख्य अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री भी हो सकते हैं या फिर भारत के शिक्षा मंत्री भी हो सकते हैं, और वर्तमान में जो मानव विकास मंत्री जो है, संसाधन विकास मंत्री, वो रमेश पोखरियाल निशंक है। धारा 34, राज्य सलाहकार परिषद का गठन, संख्या है 15, कार्यकाल है 2 वर्ष का, और इसका मुखिया अध्यक्ष होता है राज्य का शिक्षा मंत्री होता है। ओके, ये राज्य का शिक्षा मंत्री वर्तमान में है गोविंद सिंह डोटासारा। अध्याय 7, प्रकरण अनुमोदन। इस अध्याय के अनुसार सभी राज्य सरकारें RTE तो 2009 के सभी अनुबंधों एवं मार्गदर्शन सिद्धांत का अनुसरण करेगी। धारा 35 में है समुचित प्रकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी एवं निर्देशात्मक शक्ति केंद्र के पास होगी। धारा 36 में है 13, 18, 19 संबंधित सभी धाराओं के संबंध में आपराधिक दंड के अभियोजन की स्वीकृति होगी। ठीक है। धारा 37 में है SMC के विधिक कार्यों संबंधी वाद विवादों का निपटारा करना एवं अधिसूचना को अनुकरण करना। धारा 38 में है सभी राज्य सरकारों को RTE 2009 के अधिनियम में निर्धारित उपबंधी नियमों के क्रियान्वयन की अधिसूचना करना। धारा 16 एवं 17 को संयुक्त रूप से बालकों का स्वर्ग कहा जाता है। ये नोट है कि किस धारा को संयुक्त रूप से बालकों का स्वर्ग कहा जाता है, तो धारा 16 और 17 को। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, धारा 38 एवं प्रदत्त अधिसूचना के अनुसार राज्य में लागू करने की अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई और इसे विधिवत रूप से 1 अप्रैल 2011 से प्रयोग में लाया जाएगा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कुल अध्याय 10 और 29 हैं, धाराएं हैं।
ये RT 2009 की वो धारा जो राजस्थान को शिक्षा बोर्ड के अधिकार अधिनियम की प्रदत्त अधिसूचना प्रदान करती है। धारा आंसर है धारा 38। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं कि RTI 2009 की वो धारा जो राजस्थान को शिक्षा के अधिकार अधिनियम की प्रदत्त अधिसूचना प्रदान करती है। कौन है? तो धारा 38 है। और 2009 के अंतर्गत दिव्यांग बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा की आयु कितना है? तो 6 से 18 वर्ष। NCF 2005, हम लोग इससे पहले RTI को पढ़ रहे थे 2009 और राइट टू एजुकेशन RTE 2009 और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको CDP में भी आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग मुझे कहोगे तो मैं CDP से रिलेटेड मैं मुख्य सारी बातों को एक वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगी और मुझे यकीन है कि आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। जो NCF 2005 की बात करेंगे वो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा, तो हम लोग चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंतर्गत कहा गया है। जहाँ तक हो सकेगा हम इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। 2005 में ये लागू है। अंग्रेजी का करिकुलम शब्द यानी लैटिन भाषा के क्यूरेटे जिसका अभिप्राय दौड़ का मैदान या करिकुला शब्द है जिसका अभिप्राय खेल का मैदान से बना हुआ है। हिंदी का पाठ्यचर्या शब्द का साधारण अर्थ पढ़ाई के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों एवं क्रियाकलापों से लिया जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि के विशेष दस्तावेज उद्धरण एवं निबंध सभ्यता एवं प्रगति से लिया गया है। और पाठ्यचर्या के संबंध में टैगोर ने लिखा है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी जिसका ना समझ वयस्क संसार द्वारा विकृति का खतरा है। भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 में बनी परंतु असफल रही। इस शिक्षा नीति के दौरान संपूर्ण भारतवर्ष के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्रावधान 1975 में किया गया, जो NCF की प्रथम रूपरेखा थी। भारत की नवीन शिक्षा नीति 1986 में बनी। 1986 में निर्मित शिक्षा नीति के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संविधान में वर्णित राष्ट्रीय चरित्र की पृष्ठभूमि तैयार करने वाली होनी चाहिए। 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की दूसरी रूपरेखा बनी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से संबंधित 1992 में POA यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन कार्य योजना बनाई गई, जो कार्य योजना 1992 के नाम से प्रसिद्ध हुई। POA के अंतर्गत 1986 की शिक्षा नीति में पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता, लचीलापन, गुणवत्ता, वैधता के क्रियान्वयन पर अत्यधिक बल दिया गया। 1993 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में मुझे बार बार कॉल आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।